हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने डेली रात के 8 बजे लाइव आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड फिजिक्स की सीरीज को लेकर के। और उसी क्रम में ये आज हमारा लेक्चर 8 है। 8वां लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, 8वां लेक्चर। और हमारा मेन टारगेट है कि हमारा स्कोर जो हो आने वाले एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 35 ऑब्जेक्टिव में 35 आए। तो बच्चों ध्यान रखिए, समय हम डेली रात को लाइव मिलते हैं आपके समक्ष यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर रात के 8 बजे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक विद्युत क्षेत्र है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, टेंसर में भी स्केलर और वेक्टर अदिश या सदिश हो सकता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसे आप ई से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर इस तरह का साइन भी लगाते हैं। ये साइन क्या शो करता है? ये साइन शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ रेशियो, है ना, यहां हमें क्या बोला? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का रेशियो बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या है? हमारे पास चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और हमें इनके रेशियो का ऑर्डर पूछा गया है, यानी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात का क्रम है। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करेंगे इन दोनों के रेशियो की और उसके ऑर्डर की, है ना, तो ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर 10 टू दी पावर को बोलते हैं। तो ये जो ऑर्डर आएगा वो आपका आएगा 10 टू दी पावर 39। इस सवाल को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है डिटेल्स में, वहां पर जाकर के आप डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह के सवाल आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इसलिए फोकस करके रहिए कि अगर FE अपॉन FG पूछा है तो आंसर होगा 10 का पावर 39। अगर ये पूछता, ऑप्शन हो गया बी, अगर ये पूछता FG अपॉन FE तो आंसर होता 10 का पावर -39। ठीक है, चलिए यहां के लिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या कह रहा है? ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग between 2 point charges plus q, the ratio of charges q and q is, यानी दो बिंदु आवेशों प्लस q को मिलाने वाली रेखा के केंद्र में, कहा? केंद्र में एक आवेश q रखा गया है, चार्ज q और स्मॉल q का अनुपात है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे भी एक क्या दे रखा है आपको? प्लस क्यू। आपको क्या बोला कि इन दोनों के मध्य एकदम सेंटर में एक क्यू रखा गया। तो हमसे पूछा है कि क्यू बटा क्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के हेल्प से। तो आप क्या करिए, आप इस, मान लीजिए ये वाला चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर फोकस करिए और इस चार्ज को बैलेंस करने का कोशिश करिए। तो इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे, ये वाले प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। इसको मान लीजिए F1। F1 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर KQ² बटा, आप क्या करिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप 2r मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो KQ² बटा 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा F1 का मान। अब सोचिए ये वाला Q अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, कैसा? पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, तो इस Q को धकेल देगा इधर, इसलिए इस Q का नेचर माइनस लीजिएगा तो इधर पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स का नाम हो जाएगा F2, उसका नाम हो जाएगा F2। तो F2 का मान आप क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे आप KQQ और बटा में R²। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? अब हमको Q इस वाले चार्ज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का मतलब क्या होना चाहिए? नेट फोर्स
क्यू पे प्लस क्यू पे 0 होना चाहिए, और अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब F1 बराबर होगा F2 के, और F1 हमारा कितना दिया हुआ है सर, F1 दिया हुआ है के क्यू स्क्वायर बटा 4r स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा के क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू इसके एक क्यू को कैंसिल कर देगा, आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचा क्यू बटा 4 बराबर कैपिटल क्यू, ये बचा। अब देखो बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमें पूछा है क्यू बटा क्यू, तो क्यू बटा क्यू हो जाएगा 1/4। अब ध्यान दीजिए आपने क्यू का नेचर कैसा लिया था, क्यू का नेचर लिया था कैसा, माइनस का लिया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्यू बटा क्यू बराबर -1/4, और ये उसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, यानी प्रति इकाई आवेश के बल को के रूप में जाना जाता है। यानी देखिए हमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिख गया होगा सर इसको क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो आंसर आपको दिख गया होगा क्या, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल लेते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में क्या कह रहा है, ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन एज, यानी एक धनात्मक बिंदु आवेश के कारण आसपास के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए एक बिंदु आवेश ले लीजिए, ये हमारा प्लस क्यू है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करना है। तो ध्यान दीजिए कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जैसे ही आपने लिया, वहां से जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग एकदम स्क्रीन पे ध्यान रखेंगे कि सर जो विद्युत क्षेत्र बनता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण, वो रेडियली आउटवर्ड बनता है, कुछ इस तरह का बनता है, और उसको बोलते हैं सर रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सर इसको रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, यानी ये हो गया त्रिज्यतः बहिर्मुखी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, क्वेश्चन में है इफ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को डबल कर दिया जाए, इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, यानी यदि किसी वस्तु पर आवेश दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र बन जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास चार्ज क्यू था, ठीक है, चार्ज क्यू था, और यहां से आर दूरी है, और यहाँ पे पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा सर, ये हो जाएगा सर के क्यू और बटा में आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इस चार्ज को ना डबल कर दीजिए, लीजिए डबल कर दीजिए। क्या दूरी को डबल करने बोला है, नहीं बोला है सर, पॉइंट पी ये ले लीजिए। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पी पे नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सर नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, के, ध्यान दीजिए Q की जगह क्या लिखेंगे 2Q, और बटा में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर लिखेंगे। यानी देखिए क्या हो गया सर, ये हो गया 2 इंटू के क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी पहले जो था के क्यू बटा आर स्क्वायर, पहले क्या था हमारा, पहले था के क्यू बटा आर स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर का दोगुना, यानी क्या हो गया, डबल हो गया। यानी अगर आपने चार्ज को डबल किया, अगर आपने चार्ज को डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, है ना। तो चार्ज अगर डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। बच्चों ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन दैट कैन बैलेंस अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इन एयर इज, ओके, यानी प्रोटॉन के कारण विद्युत क्षेत्र जो वायु में m द्रव्यमान के आवेशित कण को संतुलित कर सकता है। तो देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये हमारा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे एक पार्टिकल मान लीजिए जिसका मास m है, ये क्या है, एक पार्टिकल है सर,
ये एक पार्टिकल है और इसका मास m है, और ये पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर ये दूरी को आप, ये दूरी q से m ऊपर हो और इस दूरी को आप r 1 मिनट के लिए कह दीजिए कि ये सर ये दूरी जो है ये क्या है, हमारा r है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को हम लोग को Q को प्लस E के फॉर्म में लिखना है। प्रोटॉन को किसके फॉर्म में लिखना है, प्लस E के फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, ये जो M है, ये जो मास है, इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगेगा, क्या mg लगेगा, बोलिए हाँ या ना। अब अगर मुझे mg इस m मास के पार्टिकल पे लग रहा है तो mg तो इस मास के पार्टिकल को नीचे गिरा देगा, क्या करेगा, नीचे गिरा देगा सर, ये क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। तो ऑब्वियस ही बात है सर, इस प्लस क्यू के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, किधर की तरफ लग रहा होगा सर, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये आवेश पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा होगा इस पॉइंट पे, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो पार्टिकल है m मास का, ये भी तो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, यानी इस पे भी चार्ज होगा। अब बताइए कि क्या चार्ज रखें, नेचर उसका क्या रखें, नेचर उसका क्या रखें कि वो क्या हो, उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है कि सर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चाहते हैं कि फोर्स लगे तो नेचर ऑफ चार्ज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने कहा सर रख देते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लस ई रख दिया, तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा E इंटू ई। अब हमको इसको आराम से हम बैलेंस कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। तो हम लोग m मास के पार्टिकल को बैलेंस करने का मतलब m मास के पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, इसका मतलब सर कि जितना mg है उतना ही ee होना चाहिए, तब तो काम बन जाएगा। जितना ही mg है उतना ही ee होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नीचे की तरफ और ee अपवर्ड डायरेक्शन में है यानी ऊपर की तरफ। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है E का मान, तो कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमसे पूछा है। किसका मान पूछा है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारा हो जाएगा mg अपॉन में स्मॉल e, और आपको दिख गया होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, ये सवाल बिहार बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है, इसलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, यानी फोर्स दे रखा है आपको कितना, 2.25 न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज है, चार्ज कितना दे रखा है 15 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। अब पूछा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी 2.25 न्यूटन का एक बल 15 गुना 10 का पावर -4 कूलम के आवेश पर कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिंपल सा फॉर्मूला है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा सर उस जगह पे फोर्स बटा में चार्ज। और यहाँ देखिए सर, यहाँ पे फोर्स है हमारा 2.25 और चार्ज के बदले लिखेंगे 15 गुना 10 का पावर -4, यही लिखेंगे ना। अब देखिए सर ये 2.25 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 का पावर +4 बन जाएगा, और नीचे में ये 15। अब दशमलव को उड़ाइए तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब 15 225 को कितने बार में काटेगा, 15 बार में, तो ये हो जाएगा सर 15 गुना 10 का पावर 4 और नीचे में 10 का पावर 2, ये 2 इसको 2 बार में काटेगा, यानी बनेगा 15 गुना 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब 100, 15 गुना 100 कितना हो जाएगा 1500, और यूनिट हो जाएगा, चूंकि फोर्स ऊपर था तो न्यूटन ऊपर और चार्ज नीचे था तो कूलम्ब नीचे, यानी 1500 न्यूटन पर कूलम्ब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दिया है, जरूरी है आप भी कैलकुलेशन करें, अपने साथ कॉपी कलम लेकर के बैठे, पेज लेकर के बैठे, और हमारे साथ आप लाइव लेक्चर के दौरान आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें ताकि हमें पता चले कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल।
द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, बहुत ही आसान सवाल है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, रियल लाइंस यानी वास्तविक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस काल्पनिक रेखाएं, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एग्जिस्ट इन अ लूप, एक लूप में मौजूद रहती है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या आप इसको कभी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। इसको क्या आप फील कर सकते हो? आप नहीं फील कर सकते हो। इसको कोई भी चार्ज फील कर सकता है। अगर एक चार्ज के रीजन में दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो इस फील्ड को फील करेगा। तो ये लाइन जो होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है, यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है या जो भी फील्ड लाइंस होती हैं, जो भी फील्ड लाइंस होती है वो रेखाएं है ना काल्पनिक होती है, यानी इमेजिनरी होती हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए लेते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल हमारा क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन अ रीजन, किसी रीजन में एक पॉइंट पे रखा गया है, रख दिया हमने। देयर आर अ पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट है A एंड B, विच आर एट अ डिस्टेंस R एंड 2R, यानी A जो है ये यहां से R दूरी पर है और B जो है वो यहां से 2R दूरी पर है। ये देखिए यहां से ये 2R दूरी पर है। A जो है R दूरी पर है और B जो है वो 2R दूरी पर है इस पॉइंट चार्ज से। From the point charge, what is the ratio of electric field at A and B? हमें रेशियो बताना है A और B पे क्या होगा। सिंपल सी बात है सर, EA को क्या लिखेंगे? सर EA जो होगा वो तो सोर्स चार्ज के कारण होगा। सोर्स चार्ज क्या है हमारा? Q है, तो KQ बटा R स्क्वायर लिखेंगे। और EB को क्या लिखेंगे सर? EB को लिखेंगे आप K इंटू Q बटा 2R का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब हमें रेशियो चाहिए तो सर ले लीजिए, लिखिए रेशियो EA बटा EB, ऊपर क्या हो जाएगा? KQ बटा R स्क्वायर, ये होगा है ना। और नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा सर KQ बटा 2R का होल स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए KQ से KQ कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 चला गया ऊपर, यानी 4 बटा 1 यानी 4:1। यानी कि अगर आंसर की बात करें तो आंसर आपके सामने है, आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी 4, है ना। तो ये हमारा हो गया आज का आखिरी सवाल। बच्चों कल हमने आपको होमवर्क दिया था, याद करिए ये वाला होमवर्क दिया था हमने, और मैंने पूछा था कि इस सवाल में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगा अगर इसके वर्टिसेज पे सेम नेचर का और सेम मैग्नीट्यूड का पॉइंट चार्ज रखा जाए तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बच्चों मैं आपको डायरेक्ट एक क्लू बता देता हूं, किसी भी पॉलीगन के वर्टिसेज पे अगर सेम नेचर का और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रख देते हैं तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। अब आप कहेंगे सर हमको समझा दीजिए, ये देखिए मैं समझा देता हूं, ये आपने डायगोनल मिला दिया, ये मिला दिया है कि नहीं। अब इस वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर होगा, इस वाले Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। देखिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। फिर इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस वाले Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा सेंटर पे वो होगा 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों परेशान नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलीगन में अगर उसके वर्टिसेज पे पॉइंट चार्ज रखे गए हैं और अगर वो पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का है तो उस पॉलीगन के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान 0 आएगा। चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल बच्चों ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और हम देखना चाहेंगे कि किस स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही आ रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो है आपके लिए होमवर्क सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। जैसे मैं हर वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूं तो आप सीरियस हो जाइए। आपका होमवर्क यानी होता है मतलब आप बहुत सीरियस है पढ़ाई में, और
एक कहावत है कि भोज के टाइम कुंभर नहीं पकता है। समझ रहे हैं इसका मतलब कि जब आपका एग्जामिनेशन सामने आ जाएगा तो उस टाइम में आपको आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, आप चीजों को उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। आप कोशिश करेंगे उस टाइम केवल रटने का, और रटने वाले स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में उनके सामने क्वेश्चन पेपर होता है तो उनको उनको जब सिमिलर क्वेश्चन टाइप के दिखते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट रीडिंग नहीं किया हुआ है और उनका आंसर गलत होता है और स्कोर घटने के चांसेस होते हैं। तो मेरा सोच है, मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारी सोच है कि ऐसे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना सीखे, ताकि फ्यूचर में जब भी एग्जामिनेशन हो तो उनसे गलती होने के चांसेस 0 हो जाए और उनका स्कोर 35 में 35 आए। तो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट आज हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोज को कंटिन्यूअसली रात के 8 बजे लाइव में आता हूं, आप आकर के लाइव ज्वाइन करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये। और सबसे अच्छी बात, सबसे जरूरी बात कि आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रोज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।